तो हम सीधे अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा प्रश्न हमारे जो सिलेबस है, जो हमने शेड्यूल डिसाइड किया है, उसके हिसाब से जीएस पेपर 2 और 3 का होगा। तो हम जीएस पेपर 2 के एक प्रश्न की चर्चा करते हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से है। प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका और महत्व पर प्रकाश डालिए। साथ ही आईसीजे की कार्यप्रणाली से संबंधित कुछ सीमाओं पर भी चर्चा कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं इंग्लिश में एक बार प्रश्न पढ़ देता हूं। हाईलाइट द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ऑल्सो डिस्कस some limitations with regard to functioning of आईसीजे। ठीक है, तो यहां पे आपको आईसीजे की जो फंक्शनिंग है उससे रिलेटेड कुछ आपको क्या करना है, जो सीमाएं हैं, ठीक है, जो लिमिटेशंस हैं, उसकी भी चर्चा करनी है। तो जो ये देखिए, आपका ये जो आईसीजे आपने सुना ही होगा कि प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि आईसीजे किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, यह यूनाइटेड नेशन की क्या है, एक न्यायिक बॉडी है। ठीक है, आपको पता होगा जो यूनाइटेड नेशन है, हमारा संयुक्त राष्ट्र है, उसके 6 टोटल अंग है। फॉर एग्जाम्पल यूएनएससी, यहां पर आपने सुना होगा, एक तो यही हो गया आईसीजे। इसी तरह से यूएन देसा है। ठीक है, आप देखेंगे इसको बहुत ढेर सारे जो निकाय हैं, जो कि 6 निकाय इसके आप कह सकते हैं, जो कि इसके अंग है। ठीक है, उसके बारे में सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र और उसके अंग, तो आपको पढ़ना ही होगा, तो इसको बार अवश्य पढ़ें। ठीक है, तो अब हम दृष्टिकोण देखते हैं। हमारे प्रश्न का दृष्टिकोण क्या होगा? भूमिका में आपको बता देना है आईसीजे क्या है, इसका एक छोटा सा संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दे दें। क्यों? क्योंकि आईसीजे के बारे में पूछ रहा है और जनरली माना जाता है कि आईसीजे एक विशेष प्रकार की बॉडी है, तो आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आप बता सकते हैं। ठीक है, अब भूमिका और फिर क्या पूछा है? मुख्य भाग में क्या चलेंगे? देखिए क्लियर, मैं मुख्य भाग यहां पे सामने पढ़ देता हूं। अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे में आईसीजे की भूमिका, यानी पहला पार्ट मुख्य भाग का पार्ट ये हो जाएगा, और महत्व पर प्रकाश डालना है, यानी दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। तीसरा पार्ट मुख्य भाग का क्या होगा? साथ ही आईसीजे की कार्यप्रणाली संबंधित कुछ सीमाओं पर भी चर्चा कीजिए। तो तीसरा पार्ट मुख्य भाग का ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहीं पर मैंने लिखा है शांतिपूर्ण निपटारे में इसकी भूमिका एवं महत्व, साथ ही इसकी कुछ सीमाएं। ठीक है, फिर आप निष्कर्ष क्या देंगे? कुछ सुझाव दे देंगे कि इन सीमाओं को, ये जो कुछ सीमाएं हैं, कैसे कम किया जाए। ठीक है, बस आंसर लिखते समय आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये है 150 शब्द की जो लिमिटेशन है। ठीक है, आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न की। आईसीजे का जो मुख्यालय वो कहां पर है? हेग, नीदरलैंड। तो इस बात को भी ध्यान में रखें, प्रीलिम्स में हो सकता है सीधे सीधे प्रश्न पूछ दे। तो हेग, नीदरलैंड में अवस्थित आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। मैंने सीधे इंट्रोडक्शन में टू द पॉइंट इसके बारे में बताया। फिर सीधे पॉइंट पे आ रहा हूं, जो प्रश्न पूछा है मेन पार्ट, उस पर कनेक्टिंग लाइन जोड़ रहा हूं। देखिए, अपनी स्थापना पश्चात अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में इसकी भूमिका, चाहे तो आप लिख दें निम्न है, ऐसे लिख सकते हैं, वैसे शब्द बचा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर डॉट लगा दिया और सीधे बता दिया इसकी भूमिका क्या है। पहला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी मामलों का निपटान। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहां पर, जो आपके काम आएंगी समझने में चीजों को। ठीक है, यह भारत, यह बांग्लादेश। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे 1971 से 80 के दशक में जब एक तूफान आया, तो यहां पर बन गया न्यू मूर आइलैंड। ठीक है, और ये जो यहां पे एक नदी बहती है, ठीक है, हरिभंगा रिवर, हरिभंगा नदी यहां पे बहती है। ठीक है, इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे, वैसे मैं 99.9% श्योर हूं। ठीक है, हालांकि ये इस इशू से संबंधित नहीं है सीधे सीधे, लेकिन फिर भी एक पॉइंट आपको समझा देता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको आसानी होगी। तो ये हरिभंगा रिवर यहां से बहती है, और यही हरिभंगा रिवर भारत और जो बांग्लादेश है इसकी सीमाओं का निर्धारण करती है। ठीक है, ये हरिभंगा रिवर जहां पे बहती है, वहीं से आपको पता होगा कि जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, इंटरनेशनल जो अनक्लोज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, इसके तहत क्या है, 200 नॉटिकल मील, मान लीजिए ये कोई द्वीप है, इसके चारों ओर 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र को बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये भारत है, तो भारत कहेगा कि मेरा ये क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, ये क्षेत्र भारत कहेगा, मांग करेगा। यहां से जो हरिभंगा रिवर बह रही है, इसको बोलते हैं सीमा, इसको बोलते हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा, यानी ये क्षेत्र भारत का होगा। इसके बाद जो हरिभंगा रिवर जहां पे बह रही है, इसके बाद का भारत पे होगा।
अच्छा, हरिबंगा रिवर कैसे बह रही है भाई? समुद्र में तो ऐसे बहेगी नहीं, इस डायरेक्शन में ऐसे तो बहेगी नहीं, वो ऐसे कुछ बह रही होगी या ऐसे कुछ बह रही होगी। तो यहीं पर भारत और नेपाल में डिस्प्यूट, भारत और बांग्लादेश में डिस्प्यूट था कि हरिबंगा रिवर किधर बह रही है और किधर सीमा होगी। मतलब भारत कह रहा है कि मेरा ये पार्ट है, ठीक है, भारत कह रहा है कि मेरा ये पार्ट है, और नेपाल बांग्लादेश कहता है, बार बार नेपाल याद आ रहा है क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन नेपाल किया था। बांग्लादेश कहता है कि हमारा ये पार्ट है, और इसी में दोनों के बीच 25,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर जो मरीन है वो डिस्प्यूट हुआ था। अब भारत और बांग्लादेश गए, दोनों गए, ध्यान में रखिएगा, कहे कि ठीक है, हम मामले को आईसीजे से समझा लेते हैं। आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इससे समझा लेते हैं। आईसीजे ने कहा कि भारत को अधिक हिस्सा, ठीक है, भारत को अधिक हिस्सा, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, भारत को अधिक हिस्सा बांग्लादेश को दे देना चाहिए, और भारत ने मान लिया, और भारत और बांग्लादेश के मध्य मरीन बाउंड्री एग्रीमेंट हो गया। आपने सुना होगा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके माध्यम से हमने क्या किया, इनक्लेव्स का ट्रांसफर किया, ठीक है। उसी तरीके से इस तरह से भी हमारा मरीन बाउंड्री एग्रीमेंट भी बांग्लादेश के साथ हो चुका है, इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये है। अब वही देखिए, यहां पे पहला पॉइंट अब क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी मामलों का निपटान, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वही मैंने समझाया कि जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, जैसे कई रूल्स होते हैं अंतरराष्ट्रीय, फॉर एग्जांपल ये जो नदी है, जैसे मैं बात करूं, आपने सर क्रीक डिस्प्यूट सुना होगा, ठीक है। तो सर क्रीक डिस्प्यूट भी सॉल्व करने के लिए लोग क्या कह रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून अपनाए जाए। जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही है किसी दो देशों की सीमा पर, ठीक है, तो अब ये नदी में कैसे बंटवारा होगा, नदी का कैसे बंटवारा होगा, तो नदी का बंटवारा अंतरराष्ट्रीय कानून कहता है थालवेग के प्रिंसिपल पर होगा, ठीक है, थालवेग का प्रिंसिपल, यानी जो नदी के बीच में जो सबसे गहरा हिस्सा होगा, ठीक है, गहरा हिस्सा, उसको मिलाती हुई एक लाइन बनाएंगे, और इसके इधर का एक देश का होगा, इसके इधर का दूसरे देश का होगा। तो ये कुछ अंतरराष्ट्रीय कानून है जिसका पालन कौन करता है, आईसीजे करता है, किसके किसके निपटारे के लिए, जो राज्य हैं उनके द्वारा प्रस्तुत कानूनी मामलों के निपटारा के लिए, ठीक है। दूसरा, परामर्शी सलाह, ठीक है। तो आईसीजे क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय मामलों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए अपनी भूमिका कैसे निभाती है, आईसीजे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, अंगों, ठीक है, इसके अलावा जो भी कोई प्राइवेट एजेंसी है उनको भी क्या करती है, परामर्शी सलाह, जो राज्य हैं उनको भी क्या करती है, परामर्शी सलाह प्रदान करती है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम आते हैं महत्व पर। तो बेसिकली अगर मैं अब कंक्लूड करूं सिर्फ इस पॉइंट को, कि इसकी जो भूमिका है शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय विवादों के, यहां पर एक बात समझ लीजिए ताकि कंफ्यूजन कोई ना रह जाए, जो अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में इसकी भूमिका है वो बेसिकली दो चीजों पर, इसके दो प्रकारों पर आधारित है, ठीक है, इसके दो काम है उस पर आधारित है, ठीक है। कौन कौन से दो काम है, एक है अंतरराष्ट्रीय कानूनों के द्वारा मामलों का निपटान, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है संप्रभुता, दूसरा है परामर्शी सलाह, ठीक है। तो ये दो प्रकारों के माध्यम से ये जो अंतरराष्ट्रीय विवाद है उसके निपटारे में शांतिपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं इसके महत्व की। तो इसका महत्व क्या है, तो देखिए बहुत ढेर सारा इसका महत्व है, और इसको आप ऑलरेडी अपने आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब महत्व क्या है तो इसको सीधे समझिएगा। देखिए बात करूं, पहला महत्व है संप्रभुता संबंधी मामलों में देखा गया है कि इसके समक्ष लाए गए मामलों का सफलतापूर्ण समाधान हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और इसको ध्यान में रखें कि वो 101th अमेंडमेंट नहीं था, अरे सीधी बात है, 101th अमेंडमेंट क्या है, जीएसटी है, ठीक है, ये था 100 अमेंडमेंट, है ना। और ये कंफ्यूजन हो जाती है जनरली जब मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूं, तो ठीक है, क्योंकि चीजें सारी इतना याद करना, और आप भी इस बात को समझ सकते हैं एज ए स्टूडेंट कि चीजें याद करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन मुझे ध्यान में रहता है कि मैं कोई बात बोलूं तो एक बार कॉन्सेप्ट चेक अवश्य करूं। तो ये जो अमेंडमेंट था, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य जब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, जो इनक्लेव्स का ट्रांसफर हुआ था, इनक्लेव्स और उनके एक्सक्लेव का, ये आपने सुना होगा, ये बेसिकली क्या था, 100 अमेंडमेंट था, और 101 अमेंडमेंट था जीएसटी। इसके अलावा 102 अमेंडमेंट क्या था, 103 अमेंडमेंट क्या था, इसको आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। और हाल में ही 104th अमेंडमेंट हुआ है, वो भी आपको प्रीलिम्स के नजरिए से बहुत ही ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि भारत और बांग्लादेश का समुद्री सीमा विवाद समाधान कर लिया गया सफलतापूर्वक, दोनों देश लेके गए मामले को, और दोनों उस पर सहमत हो गए, ठीक है, जो आईसीजे कह रहा है हम मान लेंगे। तो यानी ये क्या कर रहा है, संप्रभुता संबंधी मामलों में जो मामले लाए जाते हैं इसके समक्ष, अगर दोनों राज्यों की सहमति है तो बहुत आसानी से निपटा लिया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सॉफ्ट पावर की छवि बनाने हेतु प्राय देश इसके परामर्शों को मानते हैं,
क्योंकि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करता नहीं बनना चाहता है। ठीक है, तो मान लीजिए देश कितना भी खड़ूस से खड़ूस हो, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ही क्यों ना हो, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल में कोट किया है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की फांसी टाल दी। ठीक है, कितना भी कुटिल देश क्यों ना हो, कितना भी हम आप गाली दे लें, कुछ भी कर ले पाकिस्तान को, लेकिन उसने भी आईसीजे की बात मानी। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहता है कि हम इंटरनेशनल जो कानून है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसके उल्लंघन करता है। ठीक है, क्योंकि छवि बहुत खराब होती है और जब छवि एक बार आपकी खराब हो जाएगी तो आप फिर कुछ भी कर लें, आपको छवि अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप बात वही समझ लीजिए कि सॉफ्ट पावर की छवि बनाने के लिए जनरली देश इसकी बात मान लेते हैं। हालांकि ये जो चीजें हैं वो किसके ऊपर लागू नहीं होती, आप समझ सकते हैं, चाइना के ऊपर। चाइना ने जो भी विवाद थे, कोई भी एक बार भी इसकी बात नहीं मानी, और तो चाइना की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है आप समझ ही सकते हैं, बहुत ही साम्राज्यवादी और आक्रामक छवि है। तीसरा, कमजोर राष्ट्र के पक्ष में भी एक मंच है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में इसकी जो महत्व है वो क्या है, इसका एक जो महत्वपूर्ण महत्व है वो यह है कि यह कमजोर राष्ट्रों के पक्ष में भी एक मंच है। उदाहरण के तौर पर सीधे समझ लीजिए, हाल में ही आईसीजे ने ब्रिटेन, जो कि एक P5 देश है, मतलब आप इसको कह सकते हैं जो परमाणु शक्ति वाले जो 5 देश हैं, ठीक है, या फिर जो यूएनएससी के 5 मेंबर हैं, ऐसे सीधे कह लीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं, उसको मॉरिशस को चागोस द्वीप सौंपने को कहा गया। ठीक है, मतलब ब्रिटेन से इसने कहा कि यार देखो ऐसा है, तुमको मॉरिशस को, जो चागोस द्वीप है हिंद महासागर में, ठीक है, इंडियन ओशियन में एक चागोस द्वीप है, जहां पर आपने सुना होगा डिएगो गार्सिया, ठीक है, डिएगो गार्सिया बेस है यूनाइटेड स्टेट्स का, यूएसए का, और ब्रिटेन ने इसको यूएसए को दे रखा है किराए पे। ठीक है, तो इसने कहा आईसीजे ने कि ये जो चागोस द्वीप है ये आप दे दीजिए मॉरिशस को। अब समझिए मॉरिशस की क्या औकात है ब्रिटेन के सामने, लेकिन फिर भी ये क्या है, कमजोर राष्ट्रों के लिए भी एक मंच के रूप में है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, वैश्विक शांति हेतु जीनोसाइड कन्वेंशन, परमाणु अस्त्रों संबंधी इसके परामर्श शांतिपूर्ण समाधान को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइन लिख दीजिएगा, शांतिपूर्ण समाधान को प्रस्तुत करते हैं बेसिकली, या फिर लिख सकते हैं शांतिपूर्ण समाधान वाले समझौते को प्रस्तुत करते हैं। जैसे आप देखेंगे बड़े से बड़े विवाद में क्या होता है, इसके जो परामर्श होते हैं कि देखो जीनोसाइड पे ये कन्वेंशन में ये रूल लगेंगे। जीनोसाइड मतलब नरसंहार। ठीक है, तो देश सामान्यतः इनके परामर्श को मानते हैं। ठीक है, और ये बात मानी जाती है, कही जाती है कि आईसीजे का इसमें बहुत ही महत्व रहा है। तो आपने 4 पॉइंट महत्व लिख दिया, 2 पॉइंट इसकी भूमिका बता दी, दोनों पार्ट समाप्त कर दिए। आपको 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा आ रहे होंगे तो आप उसको लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अब हम देखते हैं इसकी सीमाएं क्या हैं। ठीक है, क्योंकि तीसरा पार्ट क्या पूछा है मुख्य भाग में, देखिए यहां पर मुख्य भाग एक बार पढ़ें, क्लियर लिखा है, इसकी कुछ सीमाएं आपको बतानी है। तो सीमाएं क्या है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए पहली सीमा क्या है, न्यायाधीशों का मत प्रायः उनके देश के पक्ष में। जनरली 90% केस में देखा गया है कि जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने राष्ट्र के पक्ष में निर्णय देते हैं। देखिए कुल मिलाजुला के इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, आईसीजे में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अब 15 न्यायाधीश में से मान लीजिए भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद चल रहा है। ठीक है, तो एक मान लीजिए यहां पर एक पाकिस्तान का न्यायाधीश है और एक भारत का न्यायाधीश है। तो सामान्यतः यह देखा जाता है कि भारत का न्यायाधीश जो होगा वो भारत के पक्ष में बात सुनाएगा, पाकिस्तान का न्यायाधीश पाकिस्तान के पक्ष में बात सुनाएगा। ऐसा 90% केस में देखा जाता है। तो आईसीजे की पहली सीमा यही है कि लगता है कि यार ये तटस्थ और निष्पक्ष नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। दूसरा, असमान प्रतिनिधित्व। भाई यूरोप की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है, बहुत छोटा, लेकिन जो 5 सदस्य है, वही मैंने कहा 15 सदस्यों में से जो आईसीजे के न्यायाधीश हैं 15 सदस्य, उसमें से 1/3 यानी 5 सदस्य पश्चिमी यूरोप से आते हैं। सिर्फ इस बात को समझिएगा, पूरा मतलब जो जर्मनी है, जो फ्रांस है, जो ब्रिटेन है, इन देशों से मिलाकर जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनका प्रतिनिधित्व में 1/3 है। जबकि एशिया, पूरे विश्व का आधी आबादी एशिया में रहती है, आधी से ज्यादा, और इसमें केवल 3 प्रतिनिधित्व है। इस बात को समझिएगा कि असमान प्रतिनिधित्व एक सीमा है इसकी। तीसरी, प्रवर्तन प्रणाली नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आईसीजे ने कोई निर्णय दे दिया, जैसे अभी मॉरिशस को हस्तांतरण हेतु निर्णय लिया गया चागोस द्वीप को, है ना, ऐसा निर्णय लिया मान लीजिए, तो अब क्या होगा आप सीधे समझ सकते हैं यार लागू तो करा नहीं पाएंगे। ठीक है, सीधी बात है ना, इस बात को समझिएगा कि मतलब निर्णय दे दिया कि ठीक है चागोस दे दो, ऐसे कह दिया ब्रिटेन को कि चागोस दे दो मॉरिशस को, लेकिन यार इनके पास कोई ऐसा प्रवर्तन तंत्र नहीं है जिससे लागू करा पाए। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था जो मैंने ऑलरेडी बता दिया
कि जो आईसीजे है, आईसीजे द्वारा चागोस द्वीप दे तो दिया गया मॉरिशस को, लेकिन यार ब्रिटेन देगा तब तो, ब्रिटेन से दिलवा कैसे पाओगे? तो तुम्हारे पास कोई प्रवर्तन प्रणाली नहीं है आईसीजे के पास कि वो ब्रिटेन से मॉरिशस को लेके दिला दे। मतलब ऐसे समझिए एक सेना होती, एक पुलिस होती कि आईसीजे कहता कि जाओ लागू कराओ निर्णय, तो ऐसा हो पाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चौथा, संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता संबंधी जो सीमाएं हैं केवल राज्यों की सहमति से ही मामले आईसीजे में आते हैं। मान लीजिए इजराइल फिलिस्तीन का कोई विवाद है, जब इजराइल कहेगा और फिलिस्तीन कहेगा तभी ये मामले जाएंगे। अच्छा, इजराइल फिलिस्तीन छोड़िए, भारत पाकिस्तान के बीच कोई विवाद है तो तभी आईसीजे में जाएगा जब दोनों देश मानेंगे कि ठीक है आईसीजे में ले चला जाए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, मतलब आईसीजे कुछ नहीं कर सकता। तो इस बात को समझिएगा। तो मैंने सीमाएं बता दी। अब निष्कर्ष के लिए हमारे पास शब्द बहुत कम बचे हैं, तो देखिए मैंने बहुत शॉर्ट निष्कर्ष लिखा। क्या निष्कर्ष लिखा? आईसीजे की प्रणाली को अधिक लोकतांत्रिक होना समय की मांग है। सीधे निष्कर्ष लिख दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए ताकि लगेगा, जब ऐसे लिखेंगे ना, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आईसीजे की प्रणाली को अधिक लोकतांत्रिक होना समय की मांग है। तो इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको लगेगा अच्छा निष्कर्ष हो गया, वेरी गुड, खुश हो जाएगा और आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में, जो कि जीएस पेपर 3 का प्रश्न है, और डिजास्टर मैनेजमेंट में आप इसको लिख सकते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन में लिख सकते हैं, जिस सिलेबस के जिस हिस्से में आपका मन करे आप उसमें इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है, क्वेश्चन क्या है उसको समझना है। ठीक है, इन्वायरमेंट में आप चाहे तो इन्वायरमेंट में इसको रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न क्या है, भारत में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट एक प्रमुख पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। मतलब पब्लिक हेल्थ संबंधी इशू है और इन्वायरमेंटल इशू है। स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको यह बात पहले स्पष्ट करना है, यानी एक्सप्लेन करना है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, इसी में दूसरा प्रश्न पढ़ लेता हूं। क्या प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 प्लास्टिक अपशिष्ट से संबंधित समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकते हैं? ठीक है, तो बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे कि दो चीज है। ठीक है, बेसिकली आप क्या समझ पा रहे होंगे कि दो पार्ट हैं इस प्रश्न के। पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है कि जो शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट एक प्रमुख पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये 250 शब्दों का प्रश्न है। दूसरा आपको बताना है कि जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम है 2016, यह जो संबंधित समस्याएं हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट से संबंधित जो समस्याएं हैं, इसको हल करने में सहायता कर सकता है क्या, इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए दृष्टिकोण क्या होगा, तो दृष्टिकोण में हम भूमिका लिखेंगे। सबसे पहले भूमिका, आप प्लास्टिक अपशिष्ट से संबंधित कुछ आंकड़ों को बता सकते हैं अगर आपके पास आंकड़े हैं तो। जैसे एक आंकड़ा है 1,50,000 टन अभी दिल्ली में प्रतिदिन निकल रहा है प्लास्टिक अपशिष्ट। ठीक है, प्रतिदिन। इस तरीके का आप कुछ आंकड़ा आपको याद हो तो लिखें, एक बार एक दो आंकड़े चेक कर लें। ठीक है, क्योंकि काफी आंकड़े वेरिएबल होते हैं, किसी सोर्स पे आपको कोई आंकड़ा मिलेगा, किसी को सोर्स पे कोई आंकड़ा मिलेगा। हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर भारत में 1,50,000 टन निकल रहा है, ठीक है, तो कोई सोर्स ऐसा नहीं बताएगा कि भारत में 15 लाख टन है। ठीक है, 1,50,000 से 1,65,000, 1,70,000 ये तो वेरिएबिलिटी चलेगी, लेकिन आप समझ रहे हैं, मतलब 10 गुना 20 गुना ऐसा कुछ तुक्का मार के आंसर ना लिखें। ठीक है, तो आंकड़ा ऐसा दें, अगल बगल वाला आप आंकड़ा दे सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। तो बात वही हो गई कि 1 लाख, आपको ये बताना है कि कुछ आंकड़े बता देना है कि इतना अपशिष्ट निकलता है, और इतना अपशिष्ट निकलता है लेकिन फिर भी यह समस्या क्यों है, क्यों समस्या है, क्योंकि इनकी गैर जैव निम्नीकरणीय प्रकृति है। मान लीजिए इतना अपशिष्ट निकलता और जैव निम्नीकरणीय होता, मतलब बायोडिग्रेडेबल था, तो हम क्या करते, उसमें सूक्ष्म जीव गिरा देते और खत्म हो जाता, ऐसा कर देते, बहुत आसान हो जाता काम। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण क्या होता है, ये एक बड़ी समस्या बन जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अब लिखते हैं मुख्य भाग। मुख्य भाग में पहला पार्ट क्या है, पर्यावरणीय समस्या, और दूसरा पार्ट है लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्या, और तीसरा पार्ट ये पूछा है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो पहले हम पर्यावरणीय समस्या पे चर्चा कर लेते हैं, सीधे पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या है पर्यावरणीय समस्या, भाई बायो एक्यूमुलेशन होता है, जैव संचयन। ठीक है, बायो संचयन मैंने आधा इंग्लिश लिखा आधा हिंदी लिखा। ठीक है, आपको क्या लिखना है, जैव संचयन होता है। प्लास्टिक में क्या होता है, जो भी मटेरियल है वो क्या होता है, जीव जंतु खाते हैं, उससे उनसे संचित होकर मानव खाद्य श्रृंखला में आ जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण में एक नुकसान ये। दूसरा IAS, जो हम IAS बनने वाले वो वाले नहीं, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, यानी आक्रामक प्रजातियों को प्लास्टिक बहुत आसानी से इधर से उधर ले जाता है। फॉर एग्जांपल नदी में बहते हुए जा रहा है, इस पे क्या हुआ, प्लास्टिक पे एक केकड़ा आके बैठ गया। अब वो केकड़ा नदी में बहते हुए चला गया समुद्र में, पता चला वो जहां समुद्र में गया वहां पर बन गया इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, और बाकी जो समुद्र की वहां की जैव विविधता उसको
पूरी तरह से क्षति पहुंचा दी। तो जैव विविधता हानि कर देगा, पर्यावरणीय में दूसरा प्रभाव कि जैव विविधता हानि में एक हो गया इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, और इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि प्लास्टिक एक कैरियर का काम भी करता है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल बताया कैरियर का काम करता है और इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का कैरियर हो सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, गाय के द्वारा निगल लिया जाता है। देखे ही होंगे आप कि गाय निगल लेती है, उसके बाद पेट फूल जाता है और गाय निगलने के बाद निकल लेती हैं। ठीक है, ये बात। चौथा पॉइंट यहां पे बता सकते हैं, माइक्रोप्लास्टिक एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। देखिए क्या होता है, ये प्लास्टिक है बड़ा छोटा छोटा टूट के जब 5 मिलीमीटर साइज से छोटा हो जाता है, ठीक है, डिग्रेड होके धूप पड़ा बारिश हुई, धूप पड़ा बारिश हुई, मान लीजिए आपने छत पे, आप समझ लिया ऐसे समझ लिया, छत पे आप कुर्सी रख दीजिए प्लास्टिक की, कुछ दिन कुर्सी रखेंगे तो यूवी रेज आएंगी, फिर रात में ठंडी पड़ेगी, थोड़ा सा पानी गिरेगा, फिर ऐसे कई दिन रखिए तो क्या होगा, कुर्सी आप देखेंगे एकदम भंगुर हो गई और छोटी छोटी टूटना शुरू कर देगी। ठीक है, ये बात समझिएगा। तो ये क्या होता है, बेसिकली माइक्रोप्लास्टिक की एक समस्या को जन्म दे देता है, और ये एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या है माइक्रोप्लास्टिक। ऑलरेडी मैंने चर्चा की, आपने सुना होगा जीपी और ये सब। फिर क्या है, प्लास्टिक मेथेन। ठीक है, प्लास्टिक देखेंगे आप, अगर आप नगर निगम के क्षेत्र में कभी गए होंगे तो देखेंगे अगर कोई भूमि भरा स्थल है, लैंडफिल, ठीक है, लैंडफिल कोई साइट है, जैसे मैं यहाँ पे समझा देता हूं, यहाँ पे एक लैंडफिल साइट है, और जनरली जिन लोग का घर होगा लैंडफिल साइट के बगल में, वो लोग देखेंगे लैंडफिल साइट पे हमेशा आग लगी रहती है। ठीक है, अब जो आग लगी रहती है वो ऐसा नहीं कि कोई जाके उसको जला देता है, ऐसा नहीं है। क्यों आग लगी रहती है, बेसिकली यहाँ पर जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक से सड़ के यहां से मीथेन निकलता है, CH4, और मीथेन क्या करता है, बहुत ही ज्वलनशील गैस है, और इसीलिए वहां पे धीरे धीरे आग लगती रहती है। अब आग निकलेगा, आग लगेगी तो क्या होगा, धुआं होगा, इसके साथ काला सूत राख निकलेगी, और ये क्या होता है, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, तो एक बात ये समझिएगा कि लैंडफिल जो भूमि भराव स्थल है, वहां से मीथेन का रिसाव और आग निकलता है। इसके अलावा प्लास्टिक में से रसायन निच्छालितक, ठीक है, इसको बोलते हैं लीचेट्स, इंग्लिश में बोलते हैं लीचेट्स, निकल के क्या करते हैं, मृदा एवं जल में जाके मिल जाते हैं और उसका पॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही खतरनाक रसायन होते हैं। ठीक है, इसको बात को समझिएगा। चौथा क्या होता है, सीवेज जाम। प्लास्टिक क्या करता है, पर्यावरण में आप देखेंगे अगल बगल जितनी नालियां हैं, मतलब मेरे कॉलोनी में तो खास करके प्लास्टिक जमा है और नाली बिल्कुल जाम है, और बारिश नहीं रहती है फिर भी रोड पे पूरा पानी लगा होता है। ठीक है, तो सीवेज जाम का काम प्लास्टिक बहुत आसानी से कर देता है। तो आप यहां पर समझ पा रहे होंगे पर्यावरणीय समस्या कितनी ज्यादा है। अब कुछ बात कर लेते हैं लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्या क्यों है। तो लोक स्वास्थ्य संबंधी पहली समस्या बीमारियां। जो प्लास्टिक होते हैं, जनरली आप देखेंगे कि प्लास्टिक का कचरा फेंका हुआ है तो वहां पे मच्छर खूब पनपते हैं, और मच्छर क्या लाते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ढेर सारी बीमारियां यहां से लाता है। प्लास्टिक क्या करता है, खाद्य श्रृंखला में जाता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जाएगा तो सीधे सीधे परेशानी करेगा, और बहुत ज्यादा कैंसर जैसी बीमारियां भी प्लास्टिक से होती हैं। जो भी प्लास्टिक बनता है, मान लीजिए जो भी पॉलीथीन आप यूज कर रहे हैं या फिर आप कोई भी ई वेस्ट यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली रसायनों द्वारा क्या करता है, उसमें काफी रसायन होते हैं, वो कैंसरकारी रसायन होते हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। फिर अपशिष्ट दहन से डाइऑक्सिन निकलता है और पारा जैसी विषैली धातुएं उससे निकलती हैं, और ये मानव स्वास्थ्य को दमा, कैंसर जैसी बीमारियां पहुंचाता है। ठीक है, अपशिष्ट दहन आपने देखा होगा, वही मैंने जो बताया अभी, नगर पालिका अपशिष्ट, ये सब जलता है तो काफी ढेर सारे रसायन, गंदे रसायन निकलते हैं, जिसमें एक प्रमुख है डाइऑक्सिन, पारा भी निकलता है। ये सब क्या करते हैं, मानव में काफी बीमारियों को जन्म देते हैं। ठीक है, ये बात समझिएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 कैसे इस समस्या का समाधान करेगा। तो देखिए मैंने सीधे टू द पॉइंट लिखा है। इसमें पहला पॉइंट ये है, 50 माइक्रोन मोटाई कम से कम प्लास्टिक की होनी चाहिए। इससे क्या होगा, प्लास्टिक की लागत बढ़ जाएगी। तो लोग जो फ्री में प्लास्टिक देते थे, जो मॉल्स, वो फ्री में प्लास्टिक नहीं देंगे, तो खपत बढ़ जाएगी, सीधी बात है। ठीक है, जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, सीधे डिमांड सप्लाई का रूल, इकोनॉमिक्स। लागत बढ़ेगी, और इसके अलावा जब मोटा प्लास्टिक रहेगा ना, तो जो रैग पिकर्स हैं, जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, वो आसानी से इसको बीन पाएंगे। तो ये भी दूसरा पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कहते हैं विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो उत्पादक होता है, जो प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन कर रहा है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो प्लास्टिक अपशिष्ट को क्या करेगा, पुनर्चक्रण करेगा। तो इससे क्या होगा, पुनर्चक्रण आसानी से हो पाएगा। तीसरा, मल्टी लेयर प्लास्टिक का उपयोग समाप्त कर दिया गया है। इसमें बात कही गई है, जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम है 2016 में बात कही गई है कि आने वाले कुछ वर्षों में समयबद्ध तरीके से मल्टी लेयर प्लास्टिक को हम समाप्त कर देंगे। और आपने सुना होगा कि जो मोदी जी हैं 2022 तक वादा कर चुके हैं कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त कर देंगे, तो यहां पे वो भी कोट कर सकते हैं।
चौथा पुनर्उपयोग। ठीक है, ये जो नियम है ना 2016 का जो नियम है इसमें बताया गया है प्रॉपर कि प्लास्टिक का पुनर्उपयोग किया जाए अपशिष्ट से ऊर्जा, तेल निष्कर्षण, सड़क निर्माण आदि में। इससे क्या होगा, प्लास्टिक को हम एक अपशिष्ट की बजाय, ठीक है, एक अपशिष्ट की बजाय या फिर आप कह सकते हैं एक समस्या की बजाय, एक क्या देख सकते हैं हम, एक समस्या की बजाय हम इसको देख सकते हैं एक सोर्स के तौर पे, संसाधन के तौर पे प्लास्टिक को देख सकते हैं। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब आप चाहें तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज अपने मन से लिख सकते हैं। अगर आपको कोई केस स्टडी याद है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया जबलपुर मॉडल, आप चाहें तो वहां पर इसको कोट कर सकते हैं। वहां पर देखिए इतने बढ़िया से प्रबंधन प्लास्टिक का किया जा सकता है। इसके अलावा जो मोदी सरकार ने वादा किया है कि 2022 तक हम हटा देंगे प्लास्टिक, इसके अलावा आप बता सकते हैं कि CSIR, हाल में CSIR ने क्या किया है, जो ई वेस्ट है, ई वेस्ट से किस तरह से वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्लास्टिक निष्कर्षित किया जाए, यानी रिसाइकिल किया जाए, इसने शुरू किया है। आप ऐसे कुछ चीजों को बताकर अपना आंसर बहुत ही अच्छा सुंदर तरीके से सुगठित कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको लग रहा है कि हमारी मेहनत लॉजिकल है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो को देखते हैं और UPSC हिंदी के साथ हमेशा जुड़े रहें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या समस्याएं आ रही हैं, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।